हेलो दोस्तों। तो अपने चल रहे थे पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमारा आज का चैप्टर रहेगा, वो क्या रहेगा, शासन प्रणाली से संबंधित घटना चक्र के अपन क्वेश्चन करेंगे। तो घटना चक्र मैं आपको पूरी करवाऊंगा, उसके बाद देखेंगे 8th साइंस की एनसीईआरटी। ठीक है। तो मैं आपको घटना चक्र में आज का कौन सा शासन प्रणाली से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो ध्वज, राजधानी, शासनाध्यक्ष या स्वयं प्रभुता। तो उस राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और स्वप्रभुता। तो इनमें से 4 में से एक ऑप्शन सी में दिया गया है और वही अपना सही आंसर है। तो किसी भी स्टेट के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और चौथा है स्वप्रभुता। स्वप्रभुता मतलब सोवरेनिटी। स्वप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। और इन चारों तत्वों में स्वप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की स्वप्रभुता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये बात सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की स्वप्रभुता कम हो जाती है, तो ये कथन गलत है। तो केवल एक ही सही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे आरएस में या एसआई वर्ग जैसे एग्जाम में, तो इनकी आप गौर करें। ठीक। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। ठीक। और बाकी तीनों नहीं है, तो एक ही ऑप्शन सी जो अपना राइट आंसर होगा। इससे क्या आपको ये क्वेश्चन लगाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे पॉलिटी के, कि पॉलिटी को समझना जरूरी है, न कि रट के काम चलेगा आपका। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, ऐसा भी नहीं होता। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ऐसा भी नहीं होता। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक। तो ये डी ऑप्शन सही है इसका। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ठीक। तो हमने किस देश के संसदात्मक सरकार को लिया है? वो है ग्रेट ब्रिटेन, यूके से। तो उसी में हुई थी। ठीक। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संसदात्मक सरकार भारत में है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और संघात्मक सरकार भी है। एक चीज नहीं है, अध्यक्ष अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक सॉरी अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है भारत में। ठीक। तो इसका आंसर होगा बी। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? पहला ऑप्शन,
लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। तो लोकसभा के मेंबर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये इसका संसदीय प्रणाली की सरकार है, इसका कारण नहीं है। इसका कारण क्या है कि मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये इसका सही कारण है। ये IAS प्री का क्वेश्चन है। ठीक। हम 8th नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। पहला ऑप्शन क्या है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो ये बात सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये बात भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो ये चीज होना कोई जरूरी नहीं है। पहली बात, अपने अध्यक्ष वाला सिस्टम ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो इसमें ऑप्शन ए आंसर सही होगा। ये IAS प्री 2013 का क्वेश्चन। ठीक, तो कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शायद ही आपने कहीं किए हो। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि पहला क्या है, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष है। ठीक, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, तो ये सी ऑप्शन सही है इसका। ये IAS प्री 2017 का क्वेश्चन। तो आपको इनको एक समझ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इनके आंसर नहीं कर पाएंगे। 10th नंबर क्वेश्चन आता है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। कौन सा, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो अभी तक ये दो ऑप्शन हुए हैं, ये दोनों ही गलत है। विधायिका व कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ऊपर वाले सभी कथन गलत हैं। ये बिहार PCS 2019 का क्वेश्चन है। ठीक, मैं आपको कारण बता चुका हूं कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न कथनों में से उसको चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। पहला ऑप्शन क्या है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। तो ये भी गलत है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये भी गलत है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये IAS प्री 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है RS वगैरह के एग्जाम में। तो आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको RS या फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब 12th नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रपति में, ठीक, राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक, तो अपन आगे चलते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो क्या लक्षण है, ऑप्शन देखते हैं अपन। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो ये उद्देशिका प्रस्तावना में भी दिया गया है, तो ये सही है ऑप्शन। दूसरा आता है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तो ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो ये ऑप्शन भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। तो पहले 3 सही है, तो बी ऑप्शन सही है इसका, यह उत्तर। 2 बार ये पूछा जा चुका है लगातार। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ठीक, तो पहला भी सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये नीति निर्देशक तत्व DPSP में कल्याणकारी राज्य की कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें सारे दिए होंगे, ये डी ऑप्शन। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये। 15 नंबर आता है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो एक संविधान संगत सरकार, भारत में एक ही संविधान है। विधि का शासन है भारत में, लोकतांत्रिक सरकार भी है, सत्तावादी सरकार नहीं है भारत में। ठीक, तो ये ऑप्शन सही होगा इसका, डी। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों, 5 वर्ष के उपरांत क्या है, जो सत्ता में रहेगा वही सरकार नहीं रहेगी। 5 वर्ष के सरकार बदल भी सकती है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो भारतीय संविधान से प्राप्त होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर ही उनकी शक्तियां हैं, प्रावधान किए गए हैं उनके लिए। अब कथन और व्याख्या दे रखी है उसकी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह सही बात है। भारत का अपना एक संविधान है, दोनों की दोनों सही बातें हैं। पर लोकतांत्रिक देश होने का कारण ये नहीं है कि एक संविधान है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बी ही दे रखा है, ठीक। ये यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों में है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो यहाँ पे लोकतंत्रात्मक आ गया। लोकतंत्र शासन का रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो ये इन क्वेश्चनों को समझ के कीजिएगा, आपसे मेंस में आरएस के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 नंबर के, ठीक। तो इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, और सीधा सीधा ये डब्बे जैसी चीज़ें यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का दिया होता है वो आपको मेंस में लिखना होगा। तो ये बुक आप जितना सोच सकते हो उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? लाल फीता नहीं है, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून नियम, सर्वसम्मति से निर्णय, दक्षता, प्रभावशीलता आदि हैं जो सुशासन की विशेषताएं हैं।
अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंध करना। ये किसी भी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य माना जाता है। ठीक, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। संविधान में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहा है मेंस में। ठीक, तो इनके लिए बहुत से कोचिंग नोट्स वाले इसमें नहीं कराया होता है, आप इस बुक से इनको इजीली कवर कर सकते हैं। ये IAS प्री 2009 का क्वेश्चन है, सिर्फ मीनिंग पूछा है। IAS में पॉलिटी से बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ये पूछ लेगा वो पूछ लेगा, पर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का। 20 नंबर क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? यह करता है कल्याणकारी राज्य की। ठीक, मतलब हर जगह देश के हर कोने में एक कल्याणकारी राज्य होगा, उसका प्रशासन हो या सरकार हो, वो पहुंच करेगी अपनी, उसकी पहुंच होगी, उसकी सुविधाएं वहां तक पहुंचेंगी, उसी का ही मतलब होता है कल्याणकारी राज्य। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक समानता है, समाजवादी राज्य है, साम्यवादी राज्य है, ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही होगा। बाईस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो ये गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो राजनीतिक सत्ता का कौन है स्रोत? जनता। ठीक, जनता का जनता द्वारा जनता पे शासन, ये लाइन बोली जाती है। निम्न में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ठीक, संविधान की कठोरता, ये नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब एक ही अध्यक्ष होगा, उसकी ही चलेगी, उसके नीचे सिर्फ काम करने वाले होंगे। तो ये एकल कार्यपालिका, ये इसकी है। ठीक, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। क्या है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, सभी काम फिर राष्ट्रपति करेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अध्यक्ष है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही है कि ऊपर वर्णित सभी तथ्य है सही है। ठीक है, अब है 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। दूसरा ऑप्शन आता है यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तीसरा है जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। तो ये ऑप्शन सही है। ये चीज़ प्रजातंत्र को शो करती है कि प्रजा के पास क्या पावर है। ठीक, बाकी काम अधिकार वगैरह सब कुछ दिए गए हैं, पर
प्रजातंत्र के तथ्य को ये चीज़ पूर्ण करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को? ठीक, तो यही ऑप्शन इसका सही है। अगले ऑप्शन देखते हैं अपन, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। तो पद्धतियां पहले ही डिसाइड की जा चुकी है, उसको लोकतंत्र का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त बेहतर व्यक्ति को, जो पहले ही बेहतर होगा उसे क्या और उत्कृष्ट बनाएगी? समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को, ये नहीं। लोकतंत्र का ये गुण क्या है कि वो हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार मिलता है। तो हर व्यक्ति अपनी सोच समझ, जो अपने देश के लिए उसे बेहतर चीज़ें लगती है, उसके लिए वोट करता है। तो वो इन चीज़ों के बारे में सोचता है, ठीक है, तब उसका मानसिक विकास होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। उसका मतलब गणतंत्र नहीं है सभी मामलों में नहीं है जनता के पास। भारत में संसदीय शासन नहीं है, संसदीय शासन है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है। गणतंत्र का मतलब ये होता है। तो आप ध्यान में रखें, 2 मार्क्स के अंदर मेंस में आपसे गणतंत्र शब्द लिख के छोड़ देगा, उसकी डेफिनेशन आपको देनी होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो गणतंत्र का क्या आशय है? राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। प्रधानमंत्री का नहीं लिखना है, राष्ट्रपति का लिखना है, चाहे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो रहा हो। समझे? भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या? तो ये चीज, राष्ट्र का, राज्य के अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ये गणतंत्र का मतलब है। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारतीय संविधान से। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघीय का मतलब क्या होता है कि सारी शक्तियां एक ही सरकार के पास नहीं होंगी। ठीक, तो कुछ शक्तियां केंद्र के पास, कुछ शक्तियां राज्यों को भी अपने राज्यों के बारे में कुछ निर्णय लेने का अधिकार होगा। तो ये ऐसा ऑप्शन कहाँ है? संविधान लिखित और अनन्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो डी ऑप्शन सही है इसमें, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ये आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक, 32 नंबर करता है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, न ही कठोर न ही लचीला, कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों तरह का सम्मेलन है भारतीय संविधान में। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व ये नहीं है, न्यायिक समीक्षा है। ठीक, ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में सह प्रभु निकाय है,
जबकि भारतीय संसद की शक्तियां कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब संसद भारत में अगर कोई कानून बनाती है तो उसका न्यायिक समीक्षा हो सकती है, कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है कि वो कानून सही है या गलत। पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। क्यों? वहाँ पे लिखित संविधान का अभाव है, वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, इस कारण। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पे देखना है अपने को। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो ये बात सही है। उसका कारण क्या देखा है? उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो इसका जो डेफिनेशन दे रखी है वो गलत है। ठीक, तो ये देखिए बी इसका आंसर है। दोनों सही है पर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? रियल लाइफ में नहीं है। व्यवहारिक नहीं का मतलब होता है रियल लाइफ में। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो ये बात गलत है। बिल्कुल संघीय राज्य है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, पहला सही है, आर गलत है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण कौन नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सी है इकहरी नागरिकता, यह संघीय लक्षण नहीं है। संघीय मतलब होता है मिलजुल का। ठीक, जिसमें राज्यों को भी कुछ शक्तियां मिले और केंद्र को भी कुछ शक्तियां मिले। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? एकात्मक तत्व कौन से हैं? लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट। तो इनमें से संघीय लक्षण किस किस में शो होते हैं? तो वो आपको देखने हैं। पहला है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, कुछ शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, इससे भी ये शो होता है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो ये तीनों चीजें जिस ऑप्शन में दी होगी, संविधान की सर्वोच्चता इसमें नहीं आएगा, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता में क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो उसमें राज्य को भी शक्तियां मिली है, तो एकात्मक व्यवस्था को शो नहीं करता है। संविधान का कठोर होना भी, लिखित संविधान, ये तीनों ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। ये तीनों ऑप्शन इसके आंसर होने चाहिए। एक ये भी हो सकता है, संवैधानिक संकट स्थिति में आपातकाल लगता है। हालांकि इसमें कोई, ये ऑप्शन सही था क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन में मैच नहीं था। बाकी अपन देखते हैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है। विकल्प सी सही उत्तर है। दिए गए सभी तत्वों में क्रम संख्या 4, 6 और लास्ट उल्लेखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं।
ठीक, तो मैंने जो बताए थे वही लक्षण इसमें बताए गए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो वही क्वेश्चन फिर आ गया। तो राज्यपालों की नियुक्ति बताया था मैंने, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। ठीक, तो ये भी मैंने आपको बताया था। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन, ये नहीं है, अखिल भारतीय सेवाएं, इसको भी आप मान सकते हो, ये भी है। ठीक, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, बी ऑप्शन इसका सही है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। तो ये बात सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये बात भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है, तो ये नहीं है इसमें। विधायिका वित्तीय न्यायिक शक्तियां संघ व उसके इकाइयों के मध्य विभाजित की गई है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं कथन, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। गणतंत्रवाद मतलब, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रधान जो अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। तो कथन सही है और कारण भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो आप देख लो आरएस में भी ऐसे फर्जी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आरएस एग्जाम का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। अब कथन कारण दे देखे हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसमें दोनों कथन सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। क्यों? क्योंकि शासन का काम राजनीतिक दलों का ही होता है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ठीक, तो वो किया था महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, दोनों शामिल थे इसमें। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। ठीक, तो कथन दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन बी सही है। तो आर्यस प्री 2013 में देखिए कितना मतलब डीप क्वेश्चन, जिसके शब्द भी मान लो इजीली किसी को समझ ही नहीं आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक, तो आप ऐसे क्वेश्चन करें और उनके एक्सप्लेनेशन दो दिए गए हैं उनको ढंग से पढ़िए। ये बुक मंगवा लीजिए, घटना चक्कर
पॉलिटी की तो आपको 100% ये बुक मंगवानी ही मंगवानी है, और मैं कहता हूँ पॉलिटी और जियोग्राफी दोनों की मंगवा लीजिए। और किसी सब्जेक्ट की आपसे मंगवाई जाती है ठीक है, या आपको अगर हिस्ट्री पसंद है तो पॉलिटी और हिस्ट्री की मंगवा लीजिए। ठीक, तो कथन है महिला, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना वाहक बनकर उभरा है। तो दोनों ऑप्शन सही है और सही स्पष्टीकरण भी है इसका। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। ये बात भी सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ये बात भी सही है। सॉरी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ये बात भी सही है। यह संघ राज्य सरकारों का संविधान है। इसको छोड़ के, ये भी लगभग सही है। इसको छोड़ के सभी ऑप्शन सही है इसके। ठीक, इसीलिए ये क्वेश्चन बोनस होया। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ठीक, तो ये बात सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, फोर्टी सेवन क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो वो जी ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी व्हील। डी ऑप्शन इसका सही है। ये किसी के जो पर्सनल स्टेटमेंट दिए होते हैं वो आरएस में आने की उम्मीद कम रहती है। पटवार जैसे एग्जाम में आ सकता है, एसआई में हो सकता है एक आध आए, पर उतनी वैल्यू उसको इन जैसे एग्जामों में नहीं देनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट ग्रेड कोई पॉलिटी से दे रहा है तो उसमें आपको जरूर ध्यान रखना है इन चीज़ों का। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका कथन है ये? भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये केसी वियर केसी वियर का स्टेटमेंट था। 50 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? यह है भीमराव अंबेडकर का। क्यों? क्योंकि संविधान में मिले जुले प्रावधान है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? वो थे हर्बर्ट साइमन। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आरएस में नहीं पूछे गए। 52 नंबर क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्न में कौन प्रतिबंधित करता है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तो ये बात सही है। ठीक, तो ये आईएएस प्री 2014 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो विकास प्रशासन की अवधारणा किसने दी थी? फ्रेड डब्ल्यू रिंगस। ठीक, ये आप
अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे आप रिंग्स की अवधारणा आपको मिलेगी। निम्न में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो वो थे हेनरी फेयोल। ये पीसीएस के क्वेश्चन है झारखंड के, तो ये क्वेश्चन देने नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं है, पर वो पेपर हार्ड बनाने के चक्कर में दे देते हैं। ठीक, क्योंकि मेंस में हर पीसीएस में लोक प्रशासन होता है, तो मेंस के लिए आपको पढ़ना है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसने बोला था? बी डॉन होम द्वारा ये कथन बोला गया था। तो इन क्वेश्चनों को आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। 56 भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है, ये बात सही नहीं है। संसदीय पद्धति की सरकार है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघीय नीति है। ये बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन सही नहीं है। और अपने से कौन सा सही नहीं है, यही अपने से पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन आता है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक नहीं है? तो गणतंत्र का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। ये बात सही है गणतंत्र की, हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, यही होता है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो ये ऑप्शन सही होगा इसका। क्यों? क्योंकि अपने से कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा है अपने से। निम्न में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो विधि के शासन के प्रमुख लक्षण कौन से होंगे? शक्तियों का परिसीमन। ठीक, भाई आप मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। विधि के समक्ष क्षमता, ये भी सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो ये ऑप्शन उसमें नहीं आता है, जन उत्तरदायित्व। सरकार की बात नहीं मानोगे तो आप ये नहीं है कि जेल में डाल दोगे। चौथा आता है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ये आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आरएएस के लिए तो कम से कम। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन आता है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, संवैधानिक सरकार वह है। ठीक, तो प्रतिबंध लगाती है वो नहीं हो सकती। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना है, राज्य की सत्ता सरकार पे प्रतिबंध लगाना है। तो ऑप्शन बी सही, दूसरा सही है इसमें, जो बी में दिया हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन आता है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किसी एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ठीक, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, केवल ये स्वतंत्रता नहीं है। नियंत्रण का अभाव, ये भी नहीं है। इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, ये भी नहीं होता। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, चाहे आप राजनीति में जाना चाहें, चाहे कुछ भी करना चाहें, पढ़ाई करना चाहें, एजुकेशन, उस हिसाब की आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। आईएएस प्री 2019 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट।
आरएस के लिए मान के चलिए कि आप ये 5-7 क्वेश्चन हैं जो आईएएस में आए हैं, मुश्किल से 100 क्वेश्चन नहीं होंगे पॉलिटी के जो आईएएस में पिछले 2-3 साल में आए हैं, क्योंकि हर साल लगभग 15-16 क्वेश्चन आते हैं, कई बार ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार कम आईएएस प्री में। तो 5-6 सालों के क्वेश्चन देख लो, लगभग 100, 125, 150 क्वेश्चन देख लो, उनमें से आप मान के चलिए क्वेश्चन आएंगे। समाज में समानता के होने का एक नियतार्थ यह है कि उसमें क्या होना चाहिए, विशेषाधिकारों का अभाव होना जरूर चाहिए, तभी समानता आएगी। विशेषाधिकार मतलब किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, सबको समान अधिकार होने चाहिए। भारत व अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषता समान है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। तो ये अमेरिका में नहीं है, ये केवल भारत में है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, ये भारत में नहीं है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट विक्टो की शक्ति, ठीक, तो ये अमेरिका और भारत दोनों में है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य, ये भारत में है पर अमेरिका में नहीं है। तो केवल 3 इसका आंसर सही होगा। सिक्सटी 3 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो वो है नागरिक केंद्रित प्रशासन। शासन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, नागरिक होने चाहिए। ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग में बोला गया था, और ये आपको डेफिनेशन भी रटनी है। दूसरे प्रशासनिक आयोग की रिकमेंडेशन मेंस के लिए 101% इम्पोर्टेंट है आरएस में। लोक प्रशासन में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ पे लोग पढ़ाते नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन बना सकता है, जो मुझे लगता है कि अगली बार आपको जरूर देखने को मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर देखने को मिलेंगे कि वो आपकी समझ से ही परे होंगे, तो यहाँ ऐसी जगहों से उठाए जाएंगे वो क्वेश्चन। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्न में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? ठीक, तो विविधता में एकता के लिए कौन से जरूरी हैं संस्थान? अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी जरूरी हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो ये आप बुक मंगाएं, वीडियो देखें, जैसे भी करें, पर ये आपको करने जरूर हैं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। आज काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए मैंने, तो वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।